और कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। पूरे घर को जला के राख कर दो। मारो! जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत! 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 मारो! हमारा इंसाफ कपूर परिवार की लाशों से होकर गुजरेगा। आज कपूर वंश का आखिरी दिन है। जला दो! जला दो! भाग जा वेद, बेटा भाग जा। कल इनसे हमारा बदला लेने के लिए आज तुझे जिंदा रहना होगा वेद। मैं आप लोगों के बिना नहीं जाऊंगा। चलो मम्मी पापा, हाथ दो अपना। भाग बेटा, आजा बेटा। अरे गद्दारों का पिल्ला लेट्स गो। चलो उसके नन्हे कदम तेजी से बढ़ने लगे, जिसका पीछा कोई नहीं कर पाया। लेकिन अचानक वो एक पेड़ जैसे आदमी से टकरा गया। वेद की सांसें रुक गई। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, पर आंखें चमक रही थी। ढका हुआ था, पर आंखें चमक रही थी। उसने नन्हे कांपते वेद को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। 16 साल बाद उस रात की आग वेद के सीने में आज भी धड़क रही थी। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो, वरना हम सब जल के मर जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो कातिलों से बचने के लिए भागा था, आज वो उन कातिलों को पकड़ने के लिए भाग रहा था। मैं वापस आ गया हूँ अपने माँ बाप का बदला लेने। वेद ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो मुंबई में खुद की जगह बना कर ही रहेगा। लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बहुत हाथ पैर मार के उसे फाइनली एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली, जिसमें दिन में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाता और रात को दीवारें उसकी व्हाट्सएप स्टेटस हो जाती थी, जहां वो अपना दर्द नहीं, अपना मकसद लिखता था। उसके हाथ में ये गेंद बस गेंद नहीं, पुराने सवालों का दहकता गोला था। अगर आज उसके मम्मी पापा जिंदा होते तो वो किसी ऑफिस में बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होता, ना कि एक कंगालों के किंग। इधर आ। सर, बाइक लेकर जा और 10 मिनट में ये सारे बॉक्सेस डिलीवर करके आ। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जानते हैं ना, मैं डिलीवरी में कभी भी डिले नहीं करता। आप मुझे 50 बॉक्सेस दीजिए या 500 बॉक्सेस दीजिए, मैं टाइम से डिलीवरी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि आज का जो मेरा पैसा है वो टाइमली दे दीजिएगा प्लीज़। वो क्या है ना, मुझे आज पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे किसी स्पेशल का बर्थडे और मैं ओ मजनू, क्या मुझे पूरी कथा सुनाएगा? 9 मिनट तेरे पास, सिर्फ 9 मिनट। चल जल्दी कर। वेद ने यह सुनते ही वो सारे पैकेजेस उठाए और चीते की तरह भागते हुए सबकी डिलीवरी करने निकल पड़ा। अरे इस उल्टी बुद्धि को बाइक ले जाने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि बाइक खाली पड़ी है। मैनेजर की गालियों से अनजान वेद खुद के निकाले शॉर्टकट से भागता सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर के लिए आरके इंडस्ट्रीज के लॉबी में जा पहुंचा। लॉबी के बीच में खड़ी एक सुंदर लड़की की नजर वेद के पसीने से भीगे फटी शर्ट की तरफ गई। कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है क्या? हर कोई बॉडी बना के घूम रहा है। वेद की टोन, एथलेटिक बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स उसकी फटी शर्ट के थ्रू बहुत साफ दिख रहे थे। नहीं मैम, ये बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई है, जिसका हम लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने। ट्रस्ट में, मैं तो यहाँ पे आया था एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने के लिए, किसी खीरा के नाम से है। इट्स कियारा, ओके? तुम्हें एक
सब्जी और खूबसूरत लड़की में डिफरेंस नहीं दिखता है? एंड भाई तो तुमने मेरे नाम का मजाक कैसे उड़ाया, यू डफा? आपकी स्पेशल डिलीवरी मैम। गुस्से में तिल मिलाई कियारा ने वो कॉफी सीधा वेद के मुंह पर फेंक दी। अब मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। कॉफी वाकई में काफी बढ़िया थी। थैंक यू मैम। हाउ डेयर यू! दूसरी तरफ एक भीगी हुई शर्ट के साथ वेद रेस्टोरेंट पहुंचा और उसने जल्दी से कपड़े बदले। हॉल में फिर वो अपनी सैलरी लेने गया ही था कि उसके मैनेजर ने उसे पेन और नोटबुक पकड़ाई। सुन 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 सुन, ये पकड़। आज स्टाफ कम है। वो ब्लैक सूट वाला कस्टमर देख रहा है, वो बहुत खास है। अगर तूने उसको खुश कर दिया तो तुझे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दूंगा और तेरी जॉब भी परमानेंट कर दूंगा। वाह सर, 2 लड्डू एक साथ। आप बस देखते जाइए वेद का कमाल। और कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। ये आदमी मुझे देखा हुआ क्यों लग रहा है? उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी थी जो वेद को उस भयानक रात की यादों में धकेल रही थी। वेद की धड़कन तेज हो गई थी और माथे पर पसीना आ गया था। आज कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की लड़कियों में उतरेगा। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही वजह है, मौत। सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? ऑर्डर लेता है या मैनेजर को बुलाऊं? जी जी जी। वो उनका ऑर्डर लेकर अपना काम तो करने लगा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से घिरा था। क्या कनेक्शन है इस आदमी का उस हादसे वाली रात से? कुछ देर बाद जब वो आदमी उठकर चला गया तो वेद की सांस में सांस आई। वेद उनका टेबल साफ करने गया तो देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन उठाया तो फोन के स्क्रीन लॉक पर उसे फिर से उस शख्स की तस्वीर दिख गई। इसके गले में लॉकेट, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। इस फोन में इस आदमी की डिटेल जरूर होंगी। इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मैनेजर, सर मेरी बात सुनिए। आप गलत समझ रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। ये वो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। गद्दार साले, निकल जा यहाँ से इससे पहले कि मैं तुझे नंगा कर दूं। चोर साला। गद्दार शब्द सुनते ही वेद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। धोखा तो बदजातों के खून में होता है। मैनेजर, ये उचक्का कल से इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए। वेद पर मानो एक बार फिर किसी ने झूठ का काला धब्बा लगाया था। एक बार फिर उसका दिल टीस के साथ उठा। You are fired! उसने कसम खा ली कि नौकरी चली गई तो क्या, वो सोनिया को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा। वो जानता था कि इतने पैसों में उसे कोई महंगा फोन तो नहीं मिलेगा, पर एक कम दाम वाला स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा। और वो ये भी जानता था कि इन पैसों को यूज करने के बाद उसकी जेब पूरी तरह खाली हो जाएगी और उसके लिए खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उसके दिल को अभी किसी और चीज की भूख थी, और वो थी सोनिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल की। एक तरफ वो सोनिया के साथ फ्यूचर का सपना देखे जा रहा था, दूसरी तरफ किस्मत उसके लिए एक और धोखा रच रही थी। वेद घंटी बजाना ही वाला था कि उसने देखा दरवाजा थोड़ा खुला है।
यार सोनिया, यहाँ तुम उस लूजर के साथ बात करती रहती हो। सिर्फ बात करना नहीं कहते, अपनी बातों से चलाना कहते हैं। और बॉयफ्रेंड तो मेरे तुम ही हो ना। कहाँ वो कंगाल, कहाँ तुम किंग। वेद, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? ये क्या कर रहे हो तुम? ए, छोड़ उसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लाया है ये 2 कौड़ी का फोन। मैं तो तुझे वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मामला आज ही खत्म हो गया। भिखारी साला। वेद सोनिया के घर से निकल जरूर गया था, पर उसके दिमाग में अभी भी उसकी गालियां सुनाई दे रही थी। वो रास्ते को चीरता हुआ अपनी बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा, पर अभी उसके दिमाग से सोनिया और रोहन की बेडरूम की याद परेशान कर रही थी। उसके दिल से एक जोर की चीख निकली, पर तभी कुछ गुंडे उसके सर पर काला कपड़ा और हाथ लोहे के सिक्कड़ से मजबूती से बांधकर उसे गाड़ी में भर के ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेद को यकीन हो गया था कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूट पड़ा। अचानक ही किसी ने उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही हो। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उनके पीछे के दरवाजे से एक व्हील चेयर आई, जिसमें साड़ी पहने उस मैंशन की मालकिन बैठी थी। उन्हें देखकर वेद की आंखें फटी की फटी रह गई। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको उसका नाम कैसे पता? आशा करते हैं हमारे आदमियों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। हम सावित्री देवी रायजादा। एक बात बताए, तुम्हारी चॉइस बड़ी खराब है। सोनिया, जिस रेस्टोरेंट से तुम्हें निकाला गया है वो रेस्टोरेंट हमने खरीद लिया है। वेद को ये तो समझ आ गया था कि सावित्री। आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तुम आम आदमी नहीं हो, आरके इंडस्ट्री के वारिस हो, करोड़ों की जायदाद के मालिक हो, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं हो। वारिस? आपको पता है मेरी खाली जेब देख के ना कोई चाय वाला, टपरी वाला भी मुझे उधारी नहीं देता, ना ही मेहरबान होता है मुझ पे। और आप बोल रही हैं कि मैं ये करोड़ों अरबों के आरके इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ। वारिस बनना बहुत आसान है, पर वारिस बन के जीना बहुत ही मुश्किल। जिस लड़के की जेब में 1 रुपया भी नहीं, उसे एक झटके में ये बूढ़ी औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक सावित्री की किसी भी बात पर वेद को यकीन नहीं हुआ था। और इसके लिए हमारी 3 शर्तें हैं। शर्तें? कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें हमारी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज पे
बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है। तुम्हें ये पूरे एम्पायर को बचाना है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, ये राज राजी रहेगा जब तक सही समय ना आए। ओ मैम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ना ये डिलीवरी बॉय ही ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे वारिस बनने की, और ना ही मुझे वो शादी करनी है। सो थैंक यू। और वैसे भी ये जो लड़कियां हैं ना, उनके ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है, तो आप इस गेम के लिए ना किसी और को ढूंढ लिएगा। मैं चला, टाटा बाय बाय, सायोनारा। रुको, हमें पता था कि तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं होगा। ये देखो। आखिर क्या था इस तस्वीर का सच? क्या वेद के माँ बाप किसी सीक्रेट मिशन के मोहरे थे, या वो सच में गद्दार थे? क्या बड़ा प्लान कर रहे थे वेद के पिता? क्या वेद सावित्री रायजादा की शर्त मानेगा? कैसे साबित करेगा मेरे पास कहां से आई, और ये आधी क्यों है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसे देखकर तुम्हारा इरादा बदला कि नहीं? नहीं बदला ना। बड़े जिद्दी हो तुम, पर हम भी कम नहीं हैं। हम तुम्हें यकीन दिला के रहेंगे। तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह हम तुम्हें एक जगह पे ले जाएंगे जहाँ जाके तुम्हारा इरादा ही नहीं, यकीन भी बदल जाएगा। सुनो, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। कल सुबह शार्प 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उसके कमरे में छोड़ के वहां से चले गए, और फिर वेद बिस्तर पर गिरते ही सो गया। चलो हमारे साथ। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो, वरना हम सब जल के मर जाएंगे। पापा छोड़ना मत, पापा पीछे ही हो ना। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। छोड़ना मत। पापा आप हो ना पीछे। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। वेद खोया खोया सा उजाड़ घर के अंदर चलता गया। उस भयानक रात के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत, मौत। आज कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की गुजरेगा। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत, मौत, मौत। उस जले घर में माँ बाप की चीखें गूंज रही थी, और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते कदम उसी कमरे में पहुंचे जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। जैसा अंत तेरे माँ बाप का हुआ है ना, वही अंत तेरा होगा। तेरी हिम्मत कैसे उनके बारे में बात करने की? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावित्री के हाथ की छोटी पिस्टल से निकली गोली ने उस आदमी को घायल जरूर कर दिया था, पर वो फिर भी भाग निकला। वेद, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे अलावा यहाँ कोई आ भी सकता है। पर जो भी था, उससे पता चल गया है कि तुम मुंबई वापस आ गए हो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम शिकार बनोगे या शिकार करोगे। वेद सावित्री की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिस्टल चलाने वाली दादी पर उसे थोड़ा भरोसा तो होने लगा था। और ये बात समझ आ गई थी
दुश्मन और दादी दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम हकदार हो उस कुर्सी का जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ के गए थे। और सबसे पहले उस गद्दार को पकड़ो जो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहा है, और तब जाके तुम वो कुर्सी के असली हकदार बनोगे। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। दादी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं कब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस कीरा, सॉरी मिस कियारा, राइट? ये डिलीवरी बॉय आपके साथ क्या कर रहा है? तो तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है। दादी ये कैसा गंदा मजाक है? ये लड़का एक डिलीवरी। हम तुम्हें सवाल नहीं पूछ रहे हैं कियारा, ये हमारा फैसला है। और तुम तो जानती हो कि 10 दिन के भीतर अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आरके इंडस्ट्री में तुम्हारा जो रुतबा है एमडी का, वो तुमसे छीन जाएगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो जो हम कहते हैं वही होगा। चलो। दादी प्लीज, दादी प्लीज। ओ हेलो डिलीवरी बॉय, दादी को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम उनकी उम्र और भरोसे का फायदा मत उठाओ। अभी जाओ और उन्हें सब सच बताओ, तुम कौन हो, क्या करते हो और यहाँ क्या कर रहे हो, वरना मैं। ये बदतमीज अमीरजादी सावित्री जी की पोती है। इस कड़वे खीरे को तो मैं सलाद बना के भी ना खाऊं। शादी की कसमें तो बहुत दूर की बात है। बहुत जिद्दी और अकड़ू है ये तो। I can't get married to this cheap despo. ये मिस खीरा को कैसे बताऊं कि वो खुद मेरी ही कंपनी में काम करती है। कितना सदमा लगेगा बेचारी को, कहीं खुद ही पागल खाने ना पहुंच जाए। देखो ये दादी की चाल है तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर अभी तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। 50 लाख? हाँ। 1 करोड़। देखो ऑफर जो है ना काफी अच्छा है, लेकिन इस महंगे शहर में काम नहीं चलेगा यार। इससे बेटर तो ये है कि मैं घर जमाई बन के रह लूं। एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा मुझे, और साथ साथ ये खूबसूरत बीवी भी। तो मैं क्या कहता हूँ कि दादी का टॉर्चर ना मैं इजीली सह सकता हूँ। अब चलें, दादी इंतजार करें हमारे। ओके। आओ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करो। आओ। दादी आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मैंने इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी इस कंपनी में कि एक एमडी होने के बावजूद भी लोग मुझे एक डिलीवरी बॉय की वाइफ बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के ने उन पर क्या जादू कर दिया था। असली तूफान तो रायज़ादा मेंशन के अंदर उमड़ रहा था। सावित्री और कियारा जैसे ही घर पहुंची, कियारा गुस्से में तमतमाई, बिना दादी की परवाह किए अपने रूम में चले गई और धड़ाम से अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। कियारा तुम समझ जाओगी,
कि हमने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है। कियारा का कोई जवाब नहीं आया। सावित्री का दिल भर आया। आज पहली बार उसने अपनी पोती को हर्ट किया था, लेकिन वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकती थी। हम बोल रहे हैं, अब तक जो कुछ हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है कि कियारा और वैद आने वाले समय के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि असली इम्तिहान। फोन की दूसरी तरफ से अभी आवाज आनी बाकी थी कि तभी अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। कौन है? कौन है यहाँ? इतने आलीशान मैंशन में जहां हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, वहां अचानक लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी कि ये कोई साधारण पावर कट नहीं है। अंधेरे में उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे जल्दी आओ! अरे देखो ये लाइट कैसे चली गई। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पिस्टल हाथ में लिए मैंशन का चप्पा चप्पा छान मारने लगे, पर उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिला। पर तभी लाइट वापस आ गई और सावित्री जी को समझ आने लगा कि ये कोई हमला नहीं, एक चोरी थी। वो अपने कमरे की तरफ अंदर गई। वेद के अंदर आते ही सारे बॉडीगार्ड्स बिना कुछ कहे एक एक करके वहां से निकल गए। हैरान परेशान वेद सीधा सावित्री जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये नहीं हो सकता। दादी, आप दोनों तो मुझे वहां अकेला ही छोड़ा है, और ये सब भगदड़ क्यों मची हुई है बाहर? क्या आप परेशान क्यों हैं? फोटोग्राफ जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, वो यहाँ से गायब है। पर दादी, कोई चोर ये आधी अधूरी पिक्चर लेके क्यों जाएगा? क्या है उसमें ऐसा? अरे ये सिर्फ फोटोग्राफ नहीं था, उसके पीछे एक इनविजिबल कोड लिखा गया था जो तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद कोई डिकोड नहीं कर पाया। वेद के इस सवाल का जवाब जब सावित्री ने दिया तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कौन था जिसने वेद के माँ बाप की तस्वीर चुराई थी, और क्यों? सावित्री वेद को क्या दिखाना चाहती है? क्या कियारा 10 दिन में ये शादी तोड़ देगी? क्या वेद आरके इंडस्ट्री जो तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद कोई डिकोड नहीं कर पाया? वेद की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये वही शख्स है जिसने उसे खुलेआम ललकारा था। अगर वेद ने उस आदमी को जल्दी नहीं ढूंढा तो उसका मकसद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कोड? कौन सा कोड? और ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दादी? ये समय सवाल जवाब का नहीं है। कोई तो है जो तुम्हारी असलियत जान चुका है, और ये भी जान चुका है कि हम दोनों मिले हुए हैं। अब समय आ गया है, तुम्हें कंपनी में अपने पैर जमाने होंगे, अपनी पोजीशन बनानी होगी जल्द से जल्द। अब सवाल ये नहीं है कि वो आदमी कौन है, सवाल ये है कि उसका अगला वार कब और कहां होगा। कियारा, वेद, कियारा, कियारा, दरवाजा खोलो बेटा। वेद, कियारा, कियारा, कियारा अपने कमरे में नहीं थी। ये देख सावित्री की सांसें अटक गई। उन्होंने तुरंत कियारा को कॉल किया, लेकिन कियारा तो कॉल उठा ही नहीं रही थी। सिक्योरिटी, जल्दी आओ। एक काम करो, पूरा मेंशन छान मारो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ढूंढो हमारी कियारा कहाँ है। अगर हमारी कियारा को कुछ हुआ ना तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम सबकी जान भी खतरे में होगी। कियारा मैम तो रॉयल क्लब गई हैं। वो ड्राइवर रमेश लेके गया उनको। ये सुनकर सावित्री को गुस्सा भी आया और एक पल को चैन की सांस भी मिली। आज से इस मेंशन में सारे सिक्योरिटीज चेंज हो जाएंगे। तुम में से कोई भी नहीं रहेगा, सब नए आएंगे। शर्म नहीं आती? हमारे मेंशन में हमारी नाक के नीचे से कोई हमारे कमरे में घुस गया और तुम लोगों को कानों कान खबर भी नहीं हुई। नहीं चाहिए तुम लोग, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी मैम। सिक्योरिटी हेड और उसकी टीम बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वेद तो अभी भी उस गायब हुई फोटो और कोड की सोच में डूबा था।
वेद, आज से तुम कियारा के साथ रहोगी, उसके कमरे में, साथ उठना बैठना, खाना खाना, साथ साथ ऑफिस जाना। एक पल भी तुम उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कियारा को अभी के अभी घर वापस लेके आओ। वेद को लगा कि जब जब वो अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करता है, बीच में कियारा आ ही जाती है। दादी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कहीं का किंग हूँ। आदेश दूंगा और वो मना नहीं कर पाएगी। तुम किंग हो और ये तो बस तुम्हारी हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाओ, ले आओ कियारा को। ये पिस्तौल दादी तो धुरंधर की भी मां निकली। मैं खुद तो क्लब आज तक नहीं गया, तो उस नखरीली मिस खीरा को वहां से मना कर कैसे लेके आऊंगा। ठीक है दादी, जैसा आप कहें। यहाँ मुंबई के सबसे महंगे पॉश क्लब में, जहाँ लाइट्स की चमक और डीजे का बेस हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर रहा था, कियारा के हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स समीक्षा, रिया और सार्थक पूरी तरह मस्ती में डूबे हुए थे, पर कियारा अपने फोन की स्क्रीन में घुसी हुई थी। Hey, you gorgeous girl, huh? वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की और मूड ऑफ में। Why? That should be illegal, huh? Yeah. Come on, tell me what happened. What happened? Just work stress, guys. Oh my God. Oh Work my stress. God, Miss Workaholic. वैसे भी लड़कों को ना दिमाग वाली लड़कियां पसंद नहीं होती हैं, उन्हें ड्रामा और डिम्पल वाली लड़कियां पसंद होती हैं। राइट। अब चाहे वो तुम्हारा ड्रीम मैन मिस्टर के क्यों ना हो सकता है वो यहीं कहीं हो। इसलिए स्ट्रेस को स्वाइप लेफ्ट एंड ग्लास को स्वाइप राइट। Yes. Come on. Yes, No, yes. Kiara. No, no, you need to take it. Kiara. एक शॉट से कुछ नहीं होने। हाँ। Just for me. Just Come on, come on, come on. One shot, just for me. लड़कियों को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाना अच्छी बात नहीं है। You bloody idiot! Who the hell are you? कपड़े तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है कि घर का पोछा पहन कर आया। Not our class, loser. How dare you? गाइस, ये मेरी दादी का पालतू है। इसे दादी ने मेरी जासूसी करने के लिए रखा है। एंड मुझे पीना है, मैं पीऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अच्छा, तो इसे मुझे हस्बैंड बुलाने में शर्म आ रही है। मिस खीरा, दादी ने बोला है तुम्हें घर सलामत लेके आओ। अपना काम कर रहा हूं। ये कहकर वेद वहीं बैठ गया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने फोन पर सार्थक को मैसेज किया। इस इडियट को कैसे भी यहाँ से भगाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। सार्थक तो बस कियारा को इम्प्रेस करने की फिराक में बैठा था, और ये मैसेज पढ़ के तो उसे जबरदस्त मौका मिल गया। Take care. I'm challenging you, man. Challenging you to a round of drinks. अगर तू जीता तो कियारा तेरे साथ जाएगी, और अगर मैं जीता तो कियारा मुझे किस करेगी। क्यों कियारा? आई एम श्योर ये सार्थक की कोई चाल है। चैलेंज के बहाने से इसे टल्ली कर दूंगा। अगर ये जीत भी गया तो भी कियारा को यहां से ले जाने लायक नहीं रहेगा। ये तो लिवर का मैटर है, और तेरे लिवर में इतना खून नहीं होगा जितना मेरी बॉडी में दारू है। वेटर, सार्थक, 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 सार्थक। कुछ ही देर में टेबल एक वॉर जोन बन चुकी थी। शॉट्स की लाइन लग गई थी। सार्थक एक के बाद एक ग्लास खत्म कर रहा था और खुद को ऑलरेडी विनर समझ रहा था, और वेद के चेहरे पर महंगी शराब का जरा भी असर नहीं दिख रहा था। यार 10 शॉट्स के बाद तो सार्थक पूरा नशे में हो गया है, और ये है कि टल्ली होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंसान है या टैंक? मुझे तो टैंक ही लग रहा है।
सार्थक ने मौका देखकर वेद की अगली ड्रिंक में गहरे नशे की पिल मिला दी। कम ऑन, नाउ योर टर्न। चलो इस चैलेंज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गेम ना तो ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग वे से खेलते हैं इसको। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने इतनी तेजी से ग्लासेस की अदला बदली की कि रिया और कियारा अपनी पल के झपकना ही भूल गई। सार्थक को अब खुद भी याद नहीं था कि कौन सी ड्रिंक में उसकी चाल छुपी थी। योर टर्न। ये सब देखकर कियारा इतनी इरिटेट हो गई कि वो टेबल पर रखी ड्रिंक को उठाकर सीधा गटक गई। ये लो, डोंट स्पॉइल माय लाइफ। तुम भी एंजॉय करो, जब मेरा हो जाएगा आई विल लेट यू। चलो बीवी ने मुंह दिखाई तो दी, नखरे वाली हो लेकिन अमीर है मेरी खीरा। जान छूटी। सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ, क्या भगवान, क्या आज के एपिसोड में इतना ड्रामा काफी नहीं था? जब इनको भी झेलना पड़ेगा। ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना? आया होगा किसी की फूड डिलीवरी करने, वरना ऐसे हाई एंड क्लब में इस जैसे भिखारी को ना क्लीनिंग वर्क के लिए भी एंट्री ना दे। सुनो, इन दोनों को मेरी तरफ से पार्टी। जब महंगी ड्रिंक अंदर जाएगी ना तो शायद सस्ती बातें कम निकले इनके मुंह से। और हाँ, मेरे लिए एक लेमन सोडा। इन दोनों के बिल मेरे कार्ड पे। जी सर। उसका एटीट्यूड देखकर सोनिया और उसके बॉयफ्रेंड रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। बारटेंडर, जरा चेक कर लेना कि कार्ड असली है या नहीं। इस जैसे सड़क छाप लोगों को ना बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैम, ये कार्ड असली है। उसने फिर दोनों को क्लब की सबसे महंगी स्कॉच और वाइन सर्व की तो सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल? इस भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि हमें 80,000 की ड्रिंक ऑफर कर रहा है? लगा ना 440 वोल्ट का झटका। वैसे अच्छा हुआ उस दिन तुमने मुझे अपने रंग दिखा दिए, क्योंकि अगर तुम अपने रंग नहीं दिखाती ना तो आज मैं दुनिया की बेस्ट लड़की के साथ नहीं होता। ये कहते ही वो कियारा की तरफ इशारा करने वाला था, लेकिन पल भर में ही सार्थक नशे में धुत कियारा को अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए वो मौके का फायदा उठाकर मदहोश कियारा के साथ क्लब से निकल जाता है। वेद समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कार्ड। सार्थक तुरंत सुनसान सड़क पर मदहोश कियारा को अपनी गाड़ी में बिठाता है। इससे पहले कि कियारा कुछ समझ पाती, सार्थक खुद पास वाली सीट पर आ बैठता है। भूखे भेड़िए की तरह वो कियारा को हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है। ये क्या हो रहा है? यू इडियट! कमार साले, तुझे पता भी है कितने की गाड़ी है? जानना भी नहीं है। तू बचेगा नहीं। तुझे पता नहीं मैं किसका बेटा हूं। एक पल भी यहाँ पे और रुका ना तो तू किसी का बाप बनने लायक नहीं रहेगा। सार्थक ने डरते हुए तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। You know what? I hate you. क्या ड्रीम्स थे मेरे? मेरा पार्टनर हो ना जो मुझे समझे और जिसके साथ मुझे सेफ फील हो, मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करे, मेरे लेवल का मिस्टर के जैसा। लेकिन मुझे क्या मिला?
डिलीवरी बॉय। संभालो अपने आप को। आई एम नॉट हैप्पी। मैं पता है 5 इयर्स की थी जब मेरी मॉम डैड की डेथ हो गई थी, ठीक है। और मैं 20 इयर्स से मैंने अपना बिजनेस संभाला, अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले गई। पता है क्यों? कि दादी को एक दिन मुझ पर प्राउड फील होगा। मैंने उन पे आंखें बंद करके भरोसा किया, बट और दादी ने क्या किया, एक सड़क छाप से मेरी शादी कराती। ओके प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आई एम हर्ट। क्या रहा? वेद चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ उसमें कियारा की कोई गलती नहीं थी। उसका मकसद था अपने पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढना, गद्दार होने का कलंक मिटाना। लेकिन कियारा, वो तो इस बेबुनियादी रिश्ते में जबरदस्ती फंस गई है। लेकिन सावित्री ने अपनी ही पोती के साथ ऐसा क्यों किया? एक हेलमेट वाला बाइकर सीधा वेद और कियारा की तरफ आ रहा था, जैसे मौत ने सुपारी ली और वक्त के कांटे आज रुकने वाले हों। वेद ने कियारा को अपने पीछे खींच लिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सीधा वेद की तरफ उछाल दिया, और अगले ही पल किसी साए की तरह वापस अंधेरे में गायब हो गया। क्या ये भी उसी मिस्ट्री मैन के आदमी तो नहीं? लेकिन इस एनवेलप में है क्या? क्या रहा? टैक्सी। वेद ने बिना एक पल गवाए टैक्सी रोकी और लड़खड़ाती कियारा को संभालते हुए सीधा मैंशन ले आया। घर पहुंचकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा का नशा कैसे उतारे। तभी एक तरकीब चमकी। वो कियारा को सीधा बाथरूम ले गया और शावर चालू कर दिया। ठंडे पानी की पहली बूंद के साथ ही कियारा को होश आया। उसने भागने की कोशिश की, पर वेद ने उसे पकड़कर फिर से शावर के नीचे खड़ा कर दिया। चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहूं। अब अगर तुम मछली की तरह चढ़ाई ना, तो कुछ ऐसा होगा कि सुबह तक में तुम पछताओगी। खड़े रहो चुपचाप। मैं क्यों पछताऊंगी? इसका नशा उतारने लाया था और ये मुझे ही अपनी नशीली आंखों से मदहोश कर रही है। ये लड़की का चक्कर बहुत भारी पड़ेगा बाबू भैया। अगली सुबह जब कियारा ने बिस्तर पर करवट ली, तो उसने वेद को अपने बगल में सोते हुए पाया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसे याद आया कि वो तो कल क्लब में थे, और फिर उसने अपने कपड़े देखे और हैरान रह गई। कियारा याद करने की कोशिश करती रही, लेकिन क्लब के बाद का हर पल उसके दिमाग से जैसे मिट गया हो। गुस्से और घबराहट के बीच उसकी नजर वेद पर पड़ी, और बिना कुछ सोचे उसने वेद को जोर का किक मार दिया। क्या कर रही हो? रोज WWE खेलते हो क्या घर में? तुम मुझे किक मार रही हो? तुम मेरे रूम में कैसे आए? गेट आउट राइट नाउ। एक सेकंड, नहीं जाऊंगा। दादी का ऑर्डर है। दादी ने बोला है कि मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ इस रूम में, रूम पार्टनर बन के। दादी का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। तुमने और दादी ने ना लाइफ फेल बना दी है। रेखा, सीमा। हेलो मैडम, अब कैसा लग रहा है आपको? कॉफ़ी मंगाऊं आपके लिए? रात को तो आप बहुत नशे में थी। मैंने और रेखा ने बड़ी मुश्किल से आपके कपड़े चेंज किए थे। ओह गॉड, इसका मतलब मेड्स ने मेरे कपड़े चेंज किए। मैं बिना वजह जाने क्या क्या सोच बैठी, और वेद ने तो मुझे छुआ तक नहीं। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अचानक से वेद को याद आया कि वो एनवेलप जो कल रात उस बाइकर ने तेज रफ्तार से भागते हुए वेद की तरफ फेंक दिया था, कल रात कियारा के नाटक में वो टेबल पर ही छूट गया था। वेद तुरंत एनवेलप उठाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक खास निशान पर पड़ती है। फोटो के कोने पर एक पुरानी मोहर लगी थी, वही मोहर जिसने उसने अपने पापा के पास बार बार देखा था।
वेद के दिमाग में सवालों के घोड़े दौड़ रहे थे। ये तो उसी फोटो का दूसरा हिस्सा है जो दादी के पास से चोरी हो गया था। फोटो उस आदमी तक पहुंची कैसे और उसका असल चेहरा क्या है? तभी जब उसने एनवेलप में फिर से हाथ डाला, अंदर से एक चिट्ठी निकली। सच जानना चाहते हो तो यहाँ पहुंचो। मुझे लगता है सच का दरवाजा यहीं से खुलेगा। वेद दिए गए पते पर पहुंचा, एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग। अंदर घुसते ही उसकी नजर खंडर के छोर पर खड़े एक लंबे हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ी। गंजा सर, खतरनाक टैटूज, लंबी दाढ़ी, मूंछ। ये कोई आम आदमी नहीं था। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? अब मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? फोटो डिकोड हो गया। वो शख्स वेद की तरफ पलटा। वेद जवाब का इंतजार करता रहा, पर वो आदमी हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर वेद का गुस्सा और भड़क उठा। किंग, तुम मुझे किंग क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पापा के बाद तुम ही किंग हो। किंग, तुम्हारा बाप गद्दार नहीं है। तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। ये खेल तो बहुत सालों पहले शुरू हो गया था, उसे खत्म भी तुम ही करोगे। मैं रकीम, तुम्हारे पापा का बॉडीगार्ड, और ये फोटो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। सिर्फ तुम ही इसमें लिखे मैसेज को डिकोड कर सकते हो। अब इस फोटो को डिकोड कर दो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। लेकिन फोटो का दूसरा हिस्सा तो चोरी हो चुका है। मतलब उन्हें पता चल गया है। कोड को डिकोड करने के लिए फोटो का दूसरा हिस्सा बहुत जरूरी है किंग। समय किसी के लिए नहीं रुका है किंग। हम फिर मिलेंगे। ये रकीम क्या वाकई लॉयल था या कोई दुश्मन? डैड आखिर कौन थे? क्या दादी भी रकीम को जानती हैं? अगर ये चाल भी है तो एक बात तो तय है, ये कोड सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस मिस्ट्री मैन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ देर बाद कियारा कंपनी पहुंची, मगर वेद की हरकतों से उसका मूड पूरी तरह खराब था। सीधे सीधे बता नहीं सकता था कि मेड्स ने कपड़े बदले। इडियट। कियारा ने लैपटॉप खोला तो देखा मिस्टर के का एक ईमेल आया हुआ था, और उसके अंदर जो लिखा था वो देखकर कियारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज 1 महीना होने वाला है, लेकिन तुम कंपनी के फ्रॉड्स को ढूंढ नहीं पाई। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। फाइंड द ट्रेटर सून, वरना सब कुछ खत्म। लास्ट वार्निंग। मैं और मेरी टीम पिछले 1 महीने से सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। I don't know what to do. तभी उसके चाचा जी यशवंत रायजादा केबिन में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक फाइल थी। कियारा, तुमने अभी तक ये डील साइन क्यों नहीं की? यू नो, मिस्टर सब्बरवाल की ये डील हमारी कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। गुड मॉर्निंग चाचा जी, प्लीज बैठिए ना। आप जानते हैं हमारी कंपनी के फंड्स कितने टाइट चल रहे हैं, और आप मुझे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं। मेरी टीम को थोड़ा R&D करने का मौका दीजिए। कियारा, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं इस डील को साइन करने के लिए, नहीं तो कोई और ले जाएगा। अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम कंपनी को डुबो कर ही छोड़ोगे। मैं इस कंपनी को कभी डूबने नहीं दूंगी। आफ्टर ऑल मेरे डैड, मॉम और दादी की मेहनत है। और बात रही इस डील की, तो जब तक मिस्टर सब्बरवाल की कंपनी के बारे में मैं रिसर्च नहीं करती, मैं साइन नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। रोक! सुबह सुबह किसकी डिलीवरी देने आया है? हाँ? कंपनी का स्पेशल एम्प्लॉय कार्ड देखकर गार्ड हड़बड़ाया। सॉरी सर।
अपनी बीवी और दुनिया के सामने अपनी असली पहचान कबूल कर ले कि तू ही गद्दार का बेटा है, वरना हम क्या कर सकते हैं ये तुझे कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा। बीवी मतलब किसी और को मेरे और कियारा की शादी के बारे में पता है, और मेरे पास्ट के बारे में भी। ये ख्याल आते ही वेद सीधा कियारा के कैबिन में घुस गया। अरे रुको रुको रुको, यू कांट गो इनसाइड विदाउट परमिशन। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें किसने आने दिया? गेट आउट नाउ, गेट आउट। चाचा जी, ये मेरा नया असिस्टेंट है, इसे दादी ने अपॉइंट किया है। ये मेरी माँ को और कोई नहीं मिला क्या? इससे पहले कि वेद इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता, अचानक कियारा का फोन बजा। What? दादी का एक्सीडेंट? इस वक्त दादी का एक्सीडेंट, ये सब स्कॉलर का काम तो नहीं? अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्या वो सच में दादी को नुकसान पहुंचा सकता है? और रॉक्स फैक्ट्री के पास क्या कर रही थी? अभी कहाँ है वो? नेक्स्ट ट्रॉमा सेंटर। फाइन फाइन, आई एम कमिंग। क्या सावित्री का एक्सीडेंट के साथ वेद भी हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसके फोन की घंटी बज उठी और फोन उठते ही फिर से वही मिस्टीरियस आदमी की आवाज। आज पूरी दुनिया को तू खुद बताएगा कि वेदांत विक्रम कपूर एक गद्दार का बेटा है। गद्दार शब्द उसकी आंखों में नासूर की तरह चुभ रहा था। सुन बे गीदड़ की औलाद, तेरे शतरंज का महारानी हूं मैं। तू जो भी है, तू जहां भी है ना, पाताल लोक से भी तुझे घसीट के निकालूंगा मैं। बच के रहना। वेद अब समझ चुका था, ये कोई मजाक या मामूली धमकी नहीं थी। कोई उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे बैठा था। वो ऐसे भाग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे आग लगी हो। फूड डिलीवरी की नौकरी ने उसे शहर के हर रास्ते, हर गली, हर शॉर्टकट का मास्टर बना दिया था। अबे रुक, अंदर कहाँ घुसा जा रहा है? तेरे बाप का हॉस्पिटल है क्या? चल निकल यहाँ से। देख मुझे अंदर जाने दे। क्या रहा मेरी बात सुनो। क्या मुझे अंदर जाके दादी से मिलना है। इनको कहो कि मुझे अंदर जाने दे। दादी बीमार है, मैं ठीक कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी। तुम दादी को बचाओगे? तुम डिलीवरी बॉय हो, डॉक्टर नहीं। क्या तमाशा मत करो, जस्ट लीव। क्या रहा मेरी बात सुनो। क्या यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा दादी से मिलना कितना जरूरी है। टाइम इज टिकिंग। कन्फेस द ट्रुथ बाय 2 PM। हर सेकंड तुम्हारे अपनों की जान पर खतरा बन सकता है। बी रेडी टू वॉच। मैं दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सॉरी हॉस्पिटल वालों। दादी की तबीयत क्रिटिकल है और आपको अभी भी डील की पड़ी है। हमारे दुश्मन, हमारे राइवल्स को माँ की कंडीशन का पता चल गया तो वो हमें बर्बाद करने के लिए हर दाव चलेंगे। और अगर माँ को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा दादी को। अगर दादी की हालत के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा तो दुश्मनों को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम हमारे परिवार के बारे में जानते क्या हो? वेद सही कह रहा है, हमें किसी को कुछ नहीं बताना है। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर यशवंत चुप हो गया और गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। तो हेल आर यू डूइंग? क्यारा मुझे दादी से मिलना है। क्यारा मेरी बात सुनो, दादी की जान को खतरा है। कोई है जो तुम मारना चाहते हो उन्हें? उनका ऑपरेशन चल रहा है, तुम डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना चाहते हो? जस्ट स्टे अवे। देखो दादी की जान को बहुत खतरा है इस वक्त। अगर मैं अंदर नहीं गया ना तो उनकी जान खतरा हो सकता है। अगर मैं अंदर जाऊंगा ना तो हो सकता है कि दादी की जान बच जाए। बिलीव मी प्लीज। शट अप। डॉक्टर हो तुम?
जस्ट बिकॉज दादी ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अब बताओगे क्या सही है और क्या गलत। एक बार दादी को होश आ गया ना, आई प्रॉमिस आई मेक श्योर कि तुम मेरे आसपास भी ना दिखो, चाहे उसके लिए मुझे ये शादी तोड़नी ही क्यों ना पड़े। रुक, चल चल चल। क्या मैडम यही जो जबरदस्ती इधर घुस के आ गया। सॉरी मैडम, हमें नहीं पता था ये आपके साथ में। आई डोंट नो हिम। ले जाओ इसे। कियारा ने ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे सच में वो उसे नहीं जानती थी। क्या मेरी बात सुनो, मेरा दादी से मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी जान जा सकती है। क्या प्लीज भी, क्या प्लीज मेरी बात सुनो। चल फुट ले यहाँ से। वेद को यकीन नहीं हो रहा था कि कियारा उसकी बात सुनने की बजाय उससे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वेद समझ गया था कि फोन की नहीं, खतरे की घंटी है। टाइम इज टिकिंग। दादी की हालत तो बिगड़ती जा रही है। तू मेरी बात सुन, छुपन छुपाई ना बचपन में खेला करता था मैं। अगर हिम्मत है तो एक बार सामने आके दिखा। एक बार हाथ चढ़ गया ना, उसके बाद पूरे 18 साल का हिसाब ना तेरे टुकड़े करके लूंगा। लड़ने का बहुत शौक है तुझे, तो आज लड़ अपनी किस्मत से। मैं वही हूँ जहाँ तेरी प्यारी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। 2 बजने में आधा घंटा बचा है। आई एम वेटिंग। उसे आधे घंटे से पहले रॉक्स फैक्ट्री पहुंचना था, लेकिन हॉस्पिटल से फैक्ट्री का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर था। इतने कम वक्त में मुंबई के ट्रैफिक को चीर कर फैक्ट्री तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वेद दौड़ते हुए शॉर्टकट लेकर निकल पड़ा। वेद को क्या पता था कि हमेशा फूड डिलीवरी जल्दी पहुंचाने वाले ये शॉर्टकट्स आज उसको अपनी मंजिल की एक कदम और करीब ले जाएंगे। What? दादी की एक्सीडेंट की खबर लीक कैसे हुई और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे गई? सभी मीडिया वालों ने मेंशन को घेर लिया है। ऑफिस में भी सब अग्रेसिव हैं। आपको तुरंत यहाँ आना होगा। मीडिया घर और ऑफिस के बाहर है ऑलरेडी। आई कांट बिलीव दिस। आई एम कमिंग। कियारा जल्दी में थी, लेकिन उसकी कार ने साथ छोड़ दिया। तभी अचानक एक टैक्सी आई। अरे मैडम, आप जल्दी में लग रही हैं। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बैठिए, कहाँ जाना है आपको? लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी, अचानक कियारा के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तुम्हारे हस्बैंड का सच तुम्हारे सामने आएगा, ठीक 2 बजे। कियारा सोच में पड़ गई। वेद और उसकी शादी के बारे में सिर्फ दादी को पता था, तो फिर यह मैसेज किसने भेजा? कियारा तुरंत उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर तभी उसने नोटिस किया कि ड्राइवर उसके ऑफिस के रास्ते की ऑपोजिट गाड़ी घुमा रहा था। भैया आपने गलत ले लिया है, हमें लेफ्ट लेना था। ये आप कहाँ ले जा रहे हो? भैया गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोको। बस कुछ मिनट और, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि गद्दार का बेटा अभी भी जिंदा है। सामने देख, कैमरा लाइव होने वाला है। अगर 2 बजने से पहले तूने अपना सच अपने मुंह से दुनिया को नहीं बताया, तो दोनों जिंदगियां वहीं पहुंच जाएंगी जहां तेरे माँ बाप सड़ रहे हैं। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, सावित्री को बचाए या कियारा को, या फिर अपनी आइडेंटिटी का